गोल्डी मसाले। नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करीमा वाजपेयी। आज बात करेंगे किल्लत बनी काल की। युद्ध का दौर हो, हालात तनाव भरे हों तो सबसे पहला असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। सरहदों पर भले ही गोलियां चलती हों, लेकिन उसका दर्द घर घर तक पहुंचता है। और अब वही खतरा धीरे धीरे एक खौफनाक सच्चाई बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, युद्ध जैसे हालातों के बीच पैदा हुई ये किल्लत कैसे लोगों के लिए काल बनती जा रही है। एक एम्बुलेंस जिसको दौड़ना था, जिंदगी बचानी थी, लेकिन वो बीच रास्ते में रुक गई क्योंकि उसका टैंक खाली था। एक मरीज जिसकी सांसें हर सेकेंड के साथ कमजोर हो रही थी, जिसे बस कुछ ही मिनटों में अस्पताल पहुंचना था, लेकिन तेल की कमी ने उसकी जिंदगी का सफर ही रोक दिया। और दूसरी ओर गैस के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में सिलेंडर और आंखों में गुस्सा और सड़कों पर जाम है। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, ये मजबूरी है, ये आम आदमी का दर्द है जो हर दिन सिस्टम से लड़ रहा है। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि गैस और तेल की कोई किल्लत नहीं है, सब कुछ सामान्य है, सप्लाई पूरी है, लेकिन दूसरी ओर ये किल्लत अब खौफनाक हकीकत बनती जा रही है। कहीं तेल न मिलने से जिंदगी हार रही है, तो कहीं पर गैस न मिलने से सड़कों पर गुस्सा फूट रहा है। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या ये सिर्फ हालातों का असर है, सिस्टम की लापरवाही अब लोगों पर भारी पड़ रही है। आज जनहित में इसी कड़वी सच्चाई और इसी बड़े सवाल के साथ हम करेंगे बातचीत, क्योंकि जब किल्लत बढ़ती है तो वो सिर्फ परेशानी नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे काल बन जाती है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। किल्लत बनी काल, तेल की किल्लत ने थामी जिंदगी, सिलेंडर के लिए सड़क पर गुस्सा, ईंधन संकट में फंसी जिंदगी, गैस की किल्लत से सड़कों पर बवाल। उत्तर प्रदेश से आई दो तस्वीरें जो गैस और तेल की किल्लत की असली हकीकत बयां करती हैं। पहला मामला बलिया का है, जहां एक एम्बुलेंस जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रही थी, लेकिन रास्ते में ही रुक गई। वजह टैंक में तेल था। बैरिया क्षेत्र के पांडेपुर जगदेवा गांव के 50 वर्षीय छट्टू शर्मा को सीने में दर्द उठा था। गांव के प्रधान उन्हें अस्पताल लेकर निकले। उनकी हालत गंभीर थी, वक्त बेहद कम था, लेकिन जब एम्बुलेंस पेट्रोल पंप पर पहुंची और अंदर मरीज होने की बात कही गई, तो आरोप है कि तेल देने से ही इनकार कर दिया गया। यहाँ तक कि प्रशासन से संपर्क के बावजूद एम्बुलेंस को तेल नहीं मिला। मजबूरी में लोगों ने बाइकों से पेट्रोल निकालकर एम्बुलेंस में डाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। अब इस पूरे मामले में प्रशासन हरकत में आया है। जिलाधिकारी ने तत्काल ही जांच के आदेश दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज में एम्बुलेंस का पेट्रोल पंप पर पहुंचना भी सामने आया है। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों ने भी ये स्वीकार किया है कि एम्बुलेंस को तेल नहीं दिया गया, जबकि जांच में उनके पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद पाया गया। ऐसे में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर लापरवाही साबित होती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता न देने पर जवाबदेही भी तय होगी। 9:21 पर पेट्रोल पंप पर वो एम्बुलेंस खड़ी है। सीसीटीवी फुटेज से ये प्रमाणित है और इसको पेट्रोल पंप के लोगों ने भी स्वीकार किया है और उन्होंने तेल नहीं दिया, यह भी बात उन्होंने स्वीकार की है। उनका ये कहना था कि पेट्रोल पंप पर उन्होंने तेल किसी को नहीं दिया था, बट जब इसका कारण पूछा गया तो कारण उनके द्वारा बताया गया कि तेल उनके पास कम है। जब हमने स्टॉक की जांच कराई तो 8,500 लीटर पेट्रोल उनके स्टॉक में मिला और 4,500 से अधिक लीटर डीजल भी मिला। इट मीन्स कि उनके पास स्टॉक इतना कम नहीं था कि वो तेल न दे सके। और एम्बुलेंस में स्वाभाविक है, वो बहुत ज़्यादा तेल नहीं मांग रहा था, 10-5 लीटर मांग रहा था। उसको देना चाहिए था उनको, ये उनकी गलती है। आज मैंने इंडियन ऑयल कंपनी के अधिकारियों को भी बुलाया है, अधिकारियों को मौके पे भेजा हुआ है और हम ये इंश्योर करा रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हम सुनिश्चित कराएं। और मैं कल सारे पेट्रोल पंप, हमारे जनपद में 157 पेट्रोल पंप्स हैं विभिन्न कंपनियों के, उन सारे लोगों की मैं बैठक भी बुला रहा हूँ। ये गलत है। अगर कोई आवश्यक सेवाओं वाली गाड़ियाँ हैं तो उसमें निश्चित रूप से उन्हें तत्काल पेट्रोल या डीजल देना चाहिए। सभी पेट्रोल पंप पर इतना डीजल या पेट्रोल है कि वो आवश्यक सेवाओं को तत्काल दे सके। वहीं दूसरी तस्वीर बदायूं से आई है, जहां गैस सिलेंडर की किल्लत से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए। बिसौली नगर के उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए सिलेंडर सड़क पर रखकर मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे जाम कर दिया। आरोप है कि समय पर गैस सप्लाई नहीं मिल रही। कई दिनों से लोग परेशान हैं और जन सुनवाई नहीं हुई तो गुस्सा फूट पड़ा। नतीजा हुआ कि लंबा जाम, फंसे वाहन और यात्री परेशान हुए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जाम तो खुल गया, लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या वाकई गैस और तेल की कोई किल्लत नहीं है या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान कर रही है।
अब ये कोई जवाब ना दे रहा। जब भी आते पहली बार भीड़ भाड़ में धूप देख के भागना पड़ता। कभी डीएससी नंबर नहीं आ रहा है, कभी मोबाइल नंबर लिंक करवाना है। एक बार केवाईसी के लाए, 12 तारीख को केवाईसी कराई, ऑनलाइन किया, पेमेंट भी ऑनलाइन कर रखा है। उसके बाद भी अब ये है कि अब मोबाइल नंबर चेंज करवाइए, आपका डीएससी आएगा, वेट करो। अभी इस पे एप्लीकेशन पे जो दिखा रहा है उसमें दिखा रहा है कि आपका किसी ओम प्रकाश के नाम से डिलीवर होएगा। जाम भी लगा दिया गया था अभी? जाम तो हाँ पब्लिक का काफी लगाया हुआ था यहाँ पे। अभी जाम कर दिया था? हाँ, अभी 2 मिनट के लिए जाम किया लोगों ने। तो कैसे बोला है? अभी आए पुलिस वाले आए, तभी खुलवाया उन्होंने, यहाँ पे खुलवाया अभी। तो सवाल अब सीधा और बेहद गंभीर है, क्या वाकई देश में गैस और तेल की कोई किल्लत नहीं है, या फिर दावे सिर्फ कागजों पर सीमित हैं और जमीनी हकीकत कुछ और भी है। बलिया में एक एम्बुलेंस को तेल नहीं मिला और एक जिंदगी चली गई। बदायूं में गैस न मिलने से लोग सड़कों पर उतर आए। ये दोनों तस्वीरें सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि उस सिस्टम का आईना है जहां लापरवाही और जिम्मेदारी के बीच आम आदमी पिस रहा है। अगर जरूरी सेवाओं को भी समय पर ईंधन न मिले और आम लोगों को अपनी जरूरतों के लिए सड़क पर उतरना पड़े तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये व्यवस्था किसके लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं आलोक वत्स जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, शौकत अली समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और नाहिद अकील जी हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ में कृष्णकांत पांडे संवाददाता बलिया से जुड़ चुके हैं, ज्ञान सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता बदायूं से हैं। सबसे पहले से ज्ञान सिंह का रुख कर लेते हैं। ज्ञान, पूरी जानकारी क्या है, कैसे स्थितियां हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर तेल गैस की किल्लत की जो तस्वीरें सामने आई हैं, इन्होंने बड़ी मुसीबत आम लोगों के लिए खड़ी कर दी है। जी गर्मा जी, मैं आपको बता दूं, ये बदायूं में गैस की तो बहुत बड़ी किल्लत आ रही है, क्योंकि जो उपभोक्ता हैं वो सुबह से ही बासे मुंह गैर खाना खाए और एजेंसी पे लग जाते हैं, क्योंकि 8 दिन पहले ही डीएससी नंबर आ जाता है और 8 दिन पहले ही वो ऑनलाइन बुक कर देते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी काट देते हैं। फिर भी उन्हें 8 दिन के बाद जब वो एजेंसी आते हैं तो एजेंसी पे लगभग 24 घंटे तक उन्हें खड़ा रहना पड़ता है और 24 घंटे बाद उन्हें सिलेंडर मिलता है। तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं में आक्रोश है, और उपभोक्ताओं का कहना है कि गाड़ी लगभग 300 से 400 सिलेंडर आते हैं डेली पर डे एजेंसी पर, लेकिन वो ही 20 से 25 सिलेंडर शाम तक बांटते हैं ये लोग, और कहीं ना कहीं इन जो सिलेंडर बचते हैं उन्हें ब्लैक में दिया जा रहा है। और उपभोक्ताओं का ये भी कहना है, अगर ब्लैक में सिलेंडर मांगा जाए, किसी को इमरजेंसी पड़ती है तो ब्लैक में सिलेंडर मांगा जाए तो 2000 रुपए में सिलेंडर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार कालाबाजारी हो रही है, और एजेंसी जो है, जो कर्मचारी एजेंसी पर काम कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं मनमानी हो रही है। और इतनी कड़क धूप में जो उपभोक्ता आते हैं उनके लिए ना कोई चांदनी या तिरपाल की कोई ऊपर छत छांव की व्यवस्था की गई है, और वो इतनी तड़प धूप में खड़े रहते हैं, लगभग 24 घंटा खड़े रहते हैं, तब उनको कहीं जाकर एक सिलेंडर प्रोवाइड होता है जी। और आज ये पूरा मामला बदायूं जिला के बिसौली का है, जहां ओलंपिक इंडियन गैस है, वहां पर उपभोक्ताओं ने परेशान होकर आज लगभग 5 मिनट के लिए रोड जाम कर दिया। रोड जाम होने से यातायात जो वाहन है उनको बहुत परेशानी हुई और लंबी कतार से लाइन लग गई। रोडवेज बस है और जो भी गाड़ियां हैं उनकी लगभग 1 किलोमीटर के करीब लंबी लाइन लग गई। तब बामुशक्कत के साथ पुलिस कोतवाली प्रशासन पहुंचा और उन्होंने समझा बुझाकर और जाम को खुलवाया। ठीक है, यानी गैस की किल्लत अभी भी लगातार बनी हुई है। हमारे साथ कृष्णकांत पांडे बलिया से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत, तो बलिया में तो सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आई, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल होने के बावजूद एक एम्बुलेंस को पेट्रोल नहीं दिया गया, और यही किल्लत पेट्रोल की एक शख्स के लिए काल बन गई। मृत घोषित कर दिया गया अस्पताल पहुंचने पर उस शख्स को देरी हो रही थी, क्योंकि आखिर क्या एक्शन हुआ इस पूरे मामले में? जिलाधिकारी की ओर से कहा गया था कि जांच बिठा दी गई है। जी, जिस तरह से बता दें कि आपको देर रात ये मामला घटित हुआ है, उस तरह से बलिया में लगातार गैस की किल्लत हो, चाहे पेट्रोल डीजल की ईंधन की कीमत हो, लगातार देखा जा रहा है कि लोग परेशानी झेल रहे हैं। वही बात करें देर रात जब अपने मरीज को सीने में दर्द लेकर छठू शर्मा को लेकर वहां ग्रामीण स्थान से वो लोग निजी एम्बुलेंस के सहारे वो लोग लेकर जा रहे थे कि वहां पेट्रोल खत्म हो गया था। जबकि पेट्रोल खत्म होने के बाद उन्होंने पास के जो पेट्रोल पंप था वहां पे गए और तेल भरवाने के लिए रिक्वेस्ट भी किया। वहां के कर्मचारियों और जो भी स्टाफ थे वहां मना कर दिए। वही जब उन्होंने वो प्रधान का आरोप लगाया गया है कि प्रधान ने बताया कि ये जब हम एसडीएम को फोन किया तो एसडीएम साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तेल जो है किसी प्राइवेट के लिए नहीं मिल पाएगी,
और वही है जो, और बात करें एसडीएम की, तो एसडीएम ने साथ इसको लेकर बताया है कि एसडीएम ने कहा कि जो भी है हमसे बताया गया था निजी वाहन को लेकर, लेकिन इसमें बात जिक्र किया गया तो एम्बुलेंस की बात नहीं की गई। वही अगर एम्बुलेंस की बात करें तो अगर एम्बुलेंस अगर समय से पहुंच गया होता हॉस्पिटल तो उसकी जान बच गई होती है। देर रात उसके सीने में दर्द होती, खट्टू शर्मा नाम बताया जा रहा है। वही देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे गैस की किल्लत है, उसी जो कालाबाजारी चल रही है, उसी तरह पेट्रोल की भी है। शहर के ऐसे कई भी जो बीच चौराहे हैं वहां पे पेट्रोल को लेकर लोग परेशानी झेल रहे हैं। और अधिकांश देखा जा रहा है कि 2 दिन पहले अभी एक घटना वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें देखा जा रहा था पेट्रोल को लेकर वहां पे आसपास जो वहां पे जो डीजल लेने ईंधन लेने के लिए गए थे लोग, तो वहां पे मारपीट भी हो गया। इसी चीज को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पे भी है और डीएम ने सख्त आदेश दिया है कि अगर पेट्रोल संचालक की जो कमी पाई जाती है तो उन पे जरूर कार्रवाई होगी, और लेकिन इसके साथ साथ ही एसडीएम पे भी कार्रवाई होगी। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो यानी बड़ी लापरवाही साफ तौर पर सामने आई और मेहमान है उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में आलोक वत्स जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। स्वागत सर आपका। आलोक जी, ये स्थिति है, एक तरफ सारे दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ सामान्य हो चुका है, सप्लाई पूरी तरीके से लोगों तक हो पा रही है। हम आज भी कुछ ऐसे लोगों से मिले, मैं खुद अपनी व्यक्तिगत बात कर रही हूँ, मैं कई लोगों से मुलाकात की जिसमें आज लोगों ने ये कहा कि उनकी गैस की डिलीवरी अभी भी सामान्य रूप से नहीं हो पा रही है। मतलब आप पर 30 से 35 दिन बुकिंग हो चुके हैं लेकिन घर पर कोई डिलीवरी नहीं है। मजबूरन वो जाकर एजेंसी पर पर्ची कटवाते हैं, फिर लाइन में लगते हैं, उसके बाद ही गैस मिल पा रही है। और तेल में तो आप देखिए ही रहे हैं क्या स्थिति हुई। बलिया में एक शख्स की जान चली गई। स्थिति को सामान्य कहा जाए क्या? देखिए गरिमा जी, स्थिति तो सामान्य नहीं है, मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन सरकार अपने वैश्विक स्थिति से भी आप पूर्णतः अवगत है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है स्थिति को सामान्य बनाने के लिए। जितना पहले स्थिति खराब थी शुरुआत, उसमें बहुत ज्यादा सुधार आया है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि चीजें सामान्य होती चली हैं। लेकिन कुछ चीजें परिस्थितिवश हमें घुटने टेकने से पर मजबूर कर देती हैं। अब जो टैंकर हमारे आने थे वो कुछ टैंकर को उन्होंने घुमा दिया वहां से, ये आपसे छिपी हुई बात नहीं। लेकिन फिर भी पर्याप्त गैस है और देर सवेर चीजों की आपूर्ति हो रही है। रही बात जो उस व्यक्ति की मौत हो गई जिसे प्रधान लेके जा रहे थे, जिसको हार्ट अटैक हुआ था, तो इसको और जितना तेल उनके टैंकर में पाया गया बाद में जब वहां पर जानकारी प्राप्त की गई या उसको खोजा गया, तो मेरे समझ से ये तो जेनोसाइड है। ये तो मेरी तरफ से अगर पूछिए आप, इस व्यक्ति और इस पेट्रोल पंप के मालिक पे मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। कि एम्बुलेंस का मतलब है इमरजेंसी। अगर कोई एम्बुलेंस में लोड करके कहीं पहुंचता है, इसका मतलब 100% उसमें कोई न कोई मरीज है जो गंभीर स्थिति में है, नॉर्मल स्थिति में नहीं है। और उसको वहां पर एसडीएम से शायद उन्होंने बात भी की थी, तो एसडीएम ने भी फोन किया, उसके बाद भी उसको तेल नहीं देना। हो सकता है, देखिए आना जाना तो भगवान के यहाँ निश्चित होता है, लेकिन हो सकता है अगर वो समय से पहुंच जाते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। तो ये तेल रहते हुए तेल नहीं देना, ये तो एक अपराध है। और वो भी ऐसे गाड़ी को जो एम्बुलेंस हो। मेरे समझ से इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर एक आदमी पर मुकदमा चला मर्डर का, तो इसकी सीख और इसकी गूंज सारे जगह जाएगी, ताकि लोग भविष्य में इस तरीके का काम न कर सके। अन्यथा अगर लिपापोती करके इस मामला को शांत कर दिया जाएगा तो फिर ये ऐसे ही चलेगा। मेरे समझ से अविलंब फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसके मालिक पर, उसके कर्मचारियों पर मर्डर का चार्ज लगा के और केस दर्ज होना चाहिए। ठीक है सर।
देखिए, आपने पेट्रोल पंप कर्मचारी या मालिक को लेकर तो सारे जवाब दिए, लेकिन मेरा सवाल ये था कि भाई स्थिति को कैसा समझा जाए, इन मामलों से कैसा आंका जाए, क्या सामान्य मानी जाए, उसको लेकर आपने कुछ नहीं बोला। खैर, हम लौटेंगे आपके पास। नहीं, सामान्य कैसे माना जाएगा? ठीक है, ऐसी स्थिति को सामान्य कैसे मान नहीं सकते तो सामान्य, लेकिन आपकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है सप्लाई पूरी तरीके से हो पा रही है, सब कुछ सामान्य है, तो ये कहना गलत है ना। एक शख्स की जान जा रही है कमी की वजह से, किल्लत की वजह से, और उसके बाद स्थिति को सामान्य कहना पार्टी की ओर से कितना ठीक है? देखिए, एक जगह नहीं मिला पेट्रोल एक एम्बुलेंस को, लेकिन और लोगों को तो मिल रहा है ना। लेकिन उसी एक एम्बुलेंस में एक शख्स की जान चली गई, इतनी तो समझ होनी चाहिए। मैंने आपको कह दिया, हाँ, वो घोर अपराध की श्रेणी में है। ठीक है सर, लेकिन और लोग तो और लोग ठीक तो है, गरिमा जी हंगामा नहीं कर रहे हैं ना कि मुझे पेट्रोल नहीं मिल रहा है। नहीं, गैस को लेकर बदायूं में लोग सड़कों पर खड़े हैं, उनके घर में खाना नहीं बन पा रहा है। हाँ, तो गैस की भी किल्लत है, किल्लत को सामान्य कहना ही गलत है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सामान्य में नहीं मानता। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। शौकत अली साहब हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। शौकत साहब, माना जाए कि जो गैस तेल के चलते हाहाकार मचा हुआ है, इससे जिंदगी पर सीधा वार देखने को मिल रहा है। एक शख्स की जान चली गई क्योंकि पेट्रोल नहीं मिल पाया एम्बुलेंस को, और एम्बुलेंस की, हालांकि वहां पर आसपास खड़े लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन आप देखिए ना क्या स्थिति थी। यानी भले ही अभी उतनी हाइप नहीं नजर आ रही है, लेकिन साफ तौर पर किल्लत है, क्योंकि अभी भी गैस सिलेंडर लोगों को महीने से पहले नहीं मिल पा रहा। 1 महीने का इंतजार कम से कम करना पड़ रहा है, और इसके बाद तेल की तो स्थिति आपने देखी ली इस पूरे मामले से बलिया वाले। इस पूरे भारत में आजकल पानी में एम्बुलेंस चल रही, वीडियो मुझे लगता है भारत के देशवासियों ने देखा हो, एम्बुलेंस जो है पानी में भी चलाई जा रही है। ठीक है शौकत साहब, हाँ, आप बोलिए, बाकी के लोग प्लीज खुद को म्यूट कर लें। गरिमा जी, इस देश में आजकल एम्बुलेंस पानी में भी चल रही है, और पूरे देश ने वो वीडियो देखा कि किस तरह पानी में एम्बुलेंस चल रही है। तो गरिमा जी, ये कहना बेईमानी होगा कि एक पेट्रोल पंप के मालिक ने एम्बुलेंस को तेल नहीं दिया। जब पानी में चलवाई जा सकती है तो तेल क्यों नहीं दिया जा सकता? ये डीएम की नकारापना था, डीएम का फेलियर था, सरकार का फेलियर था, और इस बात को सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। सरकार जब लाइट कैमरा एक्शन में व्यस्त रहेगी तो आम जनता का ख्याल कौन रखे? आजकल तो सरकार लाइव कैमरा एक्शन हो रहा है, फोटो सेशन चल रहा है, फोटो खिंचवाई जा रही है, खूब एंगल दिए जा रहे हैं, पोज अच्छे आने चाहिए, उस पर चर्चा हो रही है। जो देश की जनता, जिस प्रदेश की जनता ने आपको वोट दे के कुर्सी पे आसीन कराया, उसको आपने मरने के लिए छोड़ दिया। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं लाइन में खड़े हैं, कहीं बिजली का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, तो कोई गैस सिलेंडर के लाइन में खड़ा है, तो किसी को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और आप लाइट कैमरा एक्शन में मस्त हैं। कोई जरूरत नहीं आपको इस प्रदेश की। आप दूसरे प्रदेशों में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं सब कुछ उत्तर प्रदेश में राम राज्य जैसा है, सब कुछ हरा हरा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे महाराज जी, उत्तर प्रदेश आकर देखिए क्या हालात हो गए उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां न्याय मांग रही हैं आपकी चौखट पे आकर। लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, डीजल पेट्रोल की किल्लत होती चली जा रही है, प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, और आप लाइव कैमरा एक्शन में व्यस्त हैं। इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बाद करने का काम किया, इस प्रदेश की व्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया है। सरकार चल नहीं रही, चरमराई हुई है, व्यवस्थाएं चरमराई हुई, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से कि सब कुछ राम राज्य है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, अपराध की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, जो व्यवस्थाएं आज सरकार में हैं वो सारी दुरुस्त हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे नहीं पता गरिमा जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैसा चश्मा लगा रखा है जिससे सब कुछ हरा हरा दिखता है, सावन जैसा माहौल दिखता है। अरे महाराज, चश्मा हटाइए और उत्तर प्रदेश के हालात देखने का काम कीजिए। आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति ये कभी नहीं रही, इतने बुरे हालात कभी नहीं प्रदेश के अंदर रहे। जो स्थिति आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पा रही। आप कई बार इस चीज की चर्चा कर चुके हैं कि लोग प्राइवेट स्कूलों में फीस के लिए कई बार हम आपके साथ चर्चा में रहे। दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे लोग जाके दूसरे राज्यों में वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, प्रदेश का बखान कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोग सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन उसी सड़कों पे लाइनें लगी हुई हैं, उसी सड़कों पे लोग जाने चली जा रही हैं। उनकी चिंता कौन करेगा? कौन बताएगा दूसरे प्रदेशों में
कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या हालात कर दिए हैं। कौन बताएगा उस प्रदेश में, जिस प्रदेश का नौजवान युवा सड़कों पर ठोकरे खा रहा है, दर-दर की ठोकरे खा रहा है, आपकी चौखट पे आके सर पटक रहा है। आज पूरे समूचे प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल ने बर्बाद करके रख दिया। गरिमा जी, स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश की व्यवस्था जंगल राज जैसी हो गई है। ठीक है सर, लौटेंगे हम आपके पास में। नाहिद अकील जी हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता है, और नाहिद जी आते हैं आपके पास में। एक सुदीप शाहू जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, दर्शक है गाजियाबाद से। बहुत स्वागत सर आपका। सुदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या राय है आपकी? नमस्कार जी, आप बहुत ही गंभीर विषयों पर चर्चा उठाते रहते हैं। पहली बात तो ये जो भारत सरकार ने एक सहकारी क्षेत्र में टैक्सी सेवा शुरू करी है, भारत टैक्सी, उसको ही क्यों नहीं जिम्मेदारी देते हैं एम्बुलेंस चलाने की? वो क्यों नहीं चलाती? जो क्या कहते हैं आदमी टेलीफोन करे और समय से लोकेशन भेजता और आदमी को तुरंत चल आए। ओला टैक्सी है, उसको सर्विस दीजिए आप एम्बुलेंस की, जिनका पेट्रोल जो है नहीं खत्म होगा, 2 किलोमीटर चल के पूरा चलेगा, वो सब जगह पहुंचाएगा। क्या कारण है? एक्चुअली क्या है ना, भाजपा के लोगों की खासियत है कि जाते पैर न फटे दवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अच्छा, इनकी पैर की दवाई फिटी रहती है, लेकिन फिर भी चिल्लाते रहते हैं सब कुछ चंगा थी, सब कुछ चंगा थी। जबकि स्थिति ये है कि प्रदेश में स्थिति खराब है, इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम नाहिद अकील जी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रोक रहे, कहीं हो जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। नाहिद अकील जी के साथ में अपने कार्यक्रम के इस बार शुरुआत करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत स्वागत मैम आपका। नाहिद जी, सबसे बड़ी बात, ठीक है ये किल्लत ज़रूर है, लेकिन जब वो पेट्रोल पंप पर जाकर जांच की गई तो ये पता चला कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल दोनों ही थे। जिलाधिकारी की ओर से कहा गया कि सख्त एक्शन लेंगे। ये कहीं ना कहीं एक मानवीय संवेदनाओं का भी विषय है कि एम्बुलेंस जिसमें एक मरीज है जो अस्पताल जा रहा है, मुझे लगता है उसे वहां पर स्थानीय खड़े लोगों ने अपनी बाइक से निकालकर पेट्रोल दिया तो पेट्रोल पंप कर्मचारी या मालिक की ओर से भी ये कदम उठाया जा सकता था। आप भले ही अन्य वाहनों को एक बार इनकार करते अगर आपके पास स्टोरेज कम थी तो, लेकिन एम्बुलेंस जरूरी सेवाओं में से एक है, वहां पर भी इस तरीके का व्यवहार आपको लगता है कि गलत है तरीके से? गरिमा जी, देखिए ये मानवता के खिलाफ बिल्कुल काम किया पेट्रोल पंप ने, लेकिन सवाल कई हैं कि जिस तरह से गैस की किल्लत है, जिस तरह से पेट्रोल पंप पे एम्बुलेंस को तेल दिया जाना कहीं ना कहीं किल्लत का तो इशारा करता है। और इस सब के पीछे अगर दूर से देखें तो अभी हालात और बेकाबू होंगे। अभी इलेक्शन खत्म होने दीजिए बंगाल के और कई राज्यों के, तो ये और खराब होगी। अभी तक तो संभाला जा रहा है धीरे धीरे, और इसका जो सबसे मूल कारण है वो ये है कि जिस तरह से तेल गिरता जा रहा है उसी तरह से हमारी विदेश नीति गिरती जा रही है। आप अगर देखें पिछले 28 फरवरी से जब से इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध छिड़ा है, तब से भारत की भूमिका कभी इतनी खराब रही नहीं है विदेश नीति की। आप रुपए में ईरान से तेल खरीदते रहे, लेकिन आप पे नहीं जमा करके बैठे रहे। आपने बिल्कुल भी बोला उनका युद्धपोत हमारी सीमा के एकदम नजदीक से पानी में अमेरिका ने गिरा करके 100 लोग मारे गए, आपने एक सांत्वना नहीं दी। और तो और अभी आप देखिए कि जो एकदम 2 कौड़ी का देश जिसकी पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, और वो पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा, आज विश्व में वो विश्व गुरु बना बैठा हुआ, डंका हम पीट रहे हैं विश्व गुरु का। तो हमारी विदेश नीति ने, अगर हमारा ईरान के साथ जैसे पुराना अच्छा रिश्ता रहा है, आप उससे उसके संकट के दौर में कुछ नहीं 2 शब्द बात करते, हमारी विदेश नीति ठीक होती, तो शायद फिर ये वक्त, तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन हमारी विदेश नीति का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसकी वजह से भारत इस तरह के गैस की तेल की किल्लत से जूझ रहा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर
हमारी विदेश नीति बेहतर होती, हम ईरान के साथ खड़े होते। हम तो मदरलैंड फादरलैंड करके आ गए, लेकिन ईरान के साथ हम नहीं खड़े हुए। अगर ईरान के साथ खड़े होते तो फिर हमें तेल आसानी से उपलब्ध होता, जैसे चाइना को मिल रहा है, सबको मिल रहा है, जो देश उसके साथ खड़े थे। हमारा तो ईरान के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं बोले? क्योंकि आप अमेरिका के दबाव में जी रहे थे। अमेरिका आपसे कह रहा है कि आप रशिया से तेल जब हम कहेंगे तब खरीदना, इतने दिन खरीद सकते हो। तो ये सब क्या है? तो इसी वजह से भारत आज पूरा देश खामियाजा भुगत रहा है। और इस इलेक्शन जो बंगाल में हो रहा है, इसको खत्म तो होने दीजिए, जो तेल की कीमत नहीं बढ़ी है और 7वें आसमान पे पहुंच जाएगी। ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। आलोक वत्स जी का एक बार फिर से रुख कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। आलोक जी, आपने सुना एक नया एंगल निकल कर आया है। खैर नाहिद जी ने कई राजनीतिक बातें भी कह दी, लेकिन बड़ी बात यह कि स्थिति जब ठीक नहीं है तो आपकी पार्टी में एक तो आपने अपना अलग पक्ष रखा है। आप कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं, आपने अपनी निजी राय रखी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी पार्टी के अन्य प्रवक्ताओं का और पार्टी का यही स्टैंड है कि स्थिति सामान्य हो गई है। इन स्थिति को हम कैसे सामान्य माने? क्योंकि साफ तौर पर ये जो संकट है लोगों के लिए अब कितना जानलेवा साबित हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं इन खबरों से। और अब तक इतने लंबे वक्त के बाद जब ऐसा लग रहा है कि युद्ध एक कम से कम मध्यस्थता तक शुरू हो गए, उसके बाद भी चीजें सामान्य नहीं हो पा रही, क्यों आखिर? आलोक जी अनम्यूट कीजिए सर प्लीज, आप अनम्यूट कीजिए। आप मेरी आवाज सुन रही हैं? जी बोले बोले आप। देखिए, पहली बात तो नाहिद अकील मैडम ने जो इशू था उस पर नहीं बोल के वो तो विदेश नीति की बातें करने लगी। वैसे गलत नहीं बोला उन्होंने, गलत नहीं बोला उन्होंने। हाँ। मैंने कहा ना, अब उन्होंने क्या कहा सही या गलत इसका मूल्यांकन आप नहीं कीजिए। उन्होंने बहुत सी बातें कही जो गलत थी। खैर उस पर मैं भी चर्चा को आगे उस ओर बढ़ाना नहीं चाहती। और मूल्यांकन की रही बात, तो मुझे लगा है कि अगर उस पर बात करने बैठेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हम विश्व गुरु बने फिर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ। मैं भी नहीं चाहती कि उस मोड़ पर हमारी चर्चा चली जाए। हम जनहित में हम नहीं चाहते राजनीतिक एंगल निकालें। हमें कोई नहीं रोक सकता है। विश्व गुरु बनने की राह पे हमें कोई नहीं रोक सकता है। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट सुबह कुछ शाम कुछ, इनकी नियति और नियत सब पूरी दुनिया देख रही है। हमें इसमें तटस्थ रहना, क्या जरूरत है हमें इसमें ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोलने की, जब रशिया और चाइना के जैसे देश चुप्पी साधे हुए हैं। और अभी मैडम ने कहा कि चाइना को तेल मिल रहा है ईरान से। कौन सा तेल मिल रहा है, कौन से रास्ते आ रहा है? गलत बयानी तो नहीं करनी चाहिए। क्या हमारे यहाँ अभी तक तेल की किल्लत हुई है? मैं मानता हूँ गैस में, जिस जगह का आप जिक्र कर रही हो वहाँ गैस में डिले हो रहा होगा। मैं इस बात को तो पहले बार ही इस बात को एडमिट किया कि हाँ वहां देरी हो रही होगी। नोएडा में भी संकट था, सुधर गया। शुरू में हर जगह संकट आए थे, लेकिन ये सरकार हाथ पे हाथ करके तो नहीं बैठी रही, ये तो अपना काम करती रही और उस चीज को ठीक कराया ना। विश्व में क्या हो रहा है यह आपसे ज्यादा कौन जानता है? और जिस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही हैं, अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई डिसीजन नहीं हुआ है। और अभी भी ईरान और अमेरिका का टॉक जो पाकिस्तान में सो कॉल्ड हो रहा है वो इनकंक्लूसिव है। द वॉर इज स्टिल ऑन। इसमें इंडिया का क्या रोल है? हमने तो कहा कि वॉर इज नो सोल्यूशन। हमने तो यूक्रेन और रशिया के मामले में भी रशिया की धरती पे जाके कहा। समस्या कि यूक्रेन की बातें करते करते आप अमेरिका को बात नहीं कर पाए, आप ईरान से बात नहीं कर पाए। यूक्रेन का तो आपने कहाँ से रुकवा दिया, किसने रुकवा? चलिए नाहिद जी कुल मिलाकर हमने कभी नाहिद जी हमने कभी ये बाबाई नहीं की। अमेरिका कह रहा था कि हमने रुकवाया। चलिए नाहिद जी मुझे लगता है कि उस पर चर्चा ज्यादा विस्तार से नहीं करनी चाहिए, वो बहुत अलग विषय है। हम सिर्फ ये कह लेते हैं कि आपने कहा था 6 महीने का भंडारण है, कल उस पर चर्चा कर लेंगे। आलोक जी एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, 6 महीने का भंडारण है, तब तो स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी ना। खैर लौटेंगे हम आपके पास में। शौकत जी का रुख कर लेते हैं। शौकत जी 6 महीने के भंडारण के बाद ये स्थिति आखिर क्यों है? हम उनकी ही बात मान लेते हैं, चलिए है युद्ध की स्थिति, संकट भी हो जाता है, लेकिन 6 महीने के भंडारण के बावजूद ये स्थिति।
इससे पहले एक वाइट चाबी अगर इसमें वो देता ना इसको शौकत साहब, ये तो पूरा ही बन जाएगा। चलिए शौकत जी, आवाज आ रही है आपको? गरिमा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बोले आप। गरिमा जी, पहले तो सरकार के लोगों को माफी मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि इतनी बड़ी चूक हुई है, एक परिवार के लोगों का सदस्य चला गया है, उनके परिवार के लोगों को मुआवजा देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए सरकार के लोगों को। कोई भी व्यक्ति गरिमा जी प्राइवेट व्यवस्था आदमी तब लेता है जब सरकार के लोग नकारा साबित हो जाए। आज इस प्रदेश में तमाम सरकारी एम्बुलेंस हैं, तमाम सरकारी व्यवस्थाएं हैं, और उसके बावजूद भी एक व्यक्ति अगर प्राइवेट व्यवस्था का सहारा लेता है तो वो सरकारी व्यवस्थाएं कहाँ थी? क्या कर रही थी वो सरकारी एम्बुलेंस? उनमें डीजल था या नहीं था? तमाम सरकारी अधिकारी कहां सो रहे? इतनी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, वो व्यवस्थाएं कहां थी? तो सरकार ऐसे मुद्दे पे अपने आप को सिर्फ बचाने का प्रयास ना करे। आज उनकी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, चाहे हम गैस की बात करें, आज तमाम जगह प्रदर्शन हो रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उनसे बिजली का बिल बढ़ा जा रहा है। चाहे लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, मेरठ की बात करें, तमाम जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ये व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। आज उत्तर प्रदेश के हालात कुछ इस तरह हो गए हैं कि कोई भी व्यवस्था सरकार से संभल नहीं रही। ब्यूरोक्रेट अलग काम कर रहा है, सरकार के लोग अपने धुन में चल रहे हैं, सब हवा में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा बिल्कुल राम राज्य, कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब धरातल पर जाके उनकी जमीनी हकीकत देखने की बात आती है तो कोई नहीं जानता कि कितनी बुरी स्थिति है। सरकार के लोग सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। आज बहुत दयनीय स्थिति है प्रदेश की, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, तमाम व्यवस्थाएं इसी तरीके से चरमराई हुई। फिर भी सरकार के लोगों ने एक चश्मा लगा रखा है जिसमें सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। मैं कहूंगा कि विपक्ष की बात माने, ये चश्मा हटाएं, क्योंकि जिस जनता ने आपको वोट दिया है उस जनता को आपने दर-दर के ठोकरों पे खाने पे मजबूर कर दिया है। आज वो सड़कों पे भटक रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, पुलिस वाले खुद मार खा रहे हैं। गाजीपुर हो, कई और जिले हैं जहां पुलिस पीटी जा रही है। व्यवस्थाएं बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार के लोग अपनी हार मानने को तैयार नहीं, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि आज उत्तर प्रदेश के हालात कैसे हो चुके हैं। ठीक है, उत्तर बर्बाद हो चुका है। उत्तर प्रदेश का नौजवान युवा दर-दर की ठोकरें खा रहा है। सरकार के लोगों को आंखें खोल के उत्तर प्रदेश के हालात देखने चाहिए। ठीक है सर, लौटेंगे हम आपके पास में। कृष्णकांत पांडे का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कृष्णकांत, क्या इस पेट्रोल पंप पर आने लोगों को पेट्रोल मिल पा रहा है, या अन्य जगहों पर जहां की घटना सामने आई है डीएम की ओर से कहा गया कि हम सभी पेट्रोल पंप पर जांच कराएंगे कि लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, जिस पेट्रोल पंप का एक पूरा मामला सामने आया है वहां पर कैसी स्थिति है, क्या अपडेट इस सबको लेकर आपके पास में है? जी आपको बता दें कि जिस तरह से पेट्रोल पंप की व्यवस्थाएं हैं, लगातार देखा जा रहा है कि शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, कुछ ऐसे पेट्रोल पंप हैं कि अधिकांश शहर में तो पेट्रोल पंप की बंदी है और लगातार 2 दिन से लोग 2 से 3 दिन से लोग परेशान हो रहे हैं। और वही बात करें जो ये बैरिया क्षेत्र का मामला, देर रात की मामला है, वही रात में ये निजी जो प्राइवेट एम्बुलेंस है, वो प्राइवेट एम्बुलेंस वहाँ जाता है और पेट्रोल के लिए मांग करता है। वही वहाँ पे प्रधान और जो उनके परिजन आरोप वो भी लगाए, बताए कि हम पेट्रोल के लिए कई बार रिक्वेस्ट किए, लेकिन फिर एसडीएम को भी मैंने कॉल किया, फिर भी पेट्रोल हमको नहीं मिल पाया। उसी वजह से हम लोग ले जाते कहीं से भी बाइक और गाड़ी के वहां से पेट्रोल निकाल के हम लोग पाइप के द्वारा पेट्रोल निकाल के उसके बाद हम लोग उसमें एम्बुलेंस में पेट्रोल का व्यवस्था किए। फिर उसके बाद ले जाते उनकी मौत हो गई। वही बात करें जो यहाँ बलिया की पेट्रोल को लेकर और गैस को लेकर, तो गैस को लेकर जहां दिक्कतें आ रही है वहां देखा जा रहा है कि लगातार कई लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि गैस मिला नहीं और डिलीवर दिखा दिया जा रहा है। वही अगर तेल की बात करें तो लगातार 3 दिन से लोग इतने परेशान है गैस को लेकर और पेट्रोल को लेकर। पेट्रोल के लिए लंबी कुछ ऐसे एक दो जो ऐसे पेट्रोल संचालक है जो अपना पेट्रोल भी बांट रहे हैं, लेकिन 100 से 200 के ऊपर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे बलिया में परेशानी हो रही है और लगातार देखा जा रहा है कि
जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं उनका कहना है कि जो भी ऐसे अगर पेट्रोल संचालक चाहे गैस संचालक ऐसे लापरवाही बरती जा रही है तो उन पर सख्ती कार्रवाई की जाएगी और उनको सील किया जाएगा, और जो उनके ऊपर अधिकारी जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उनको भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, लौटेंगे कृष्णकांत आपके पास में। एक दर्शक गिरीश शुक्ला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत गिरीश आपका, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? कहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और इनकी जो नीतियां हैं वो संसार में भारत का मान पूरी तरह बर्बाद कर चुकी हैं। आज भारत के साथ कोई भी देश नहीं है, जरूरत के हिसाब से केवल वो हमसे व्यवहार रखते हैं। ट्रंप साहब मोदी के दोस्त हैं और ट्रंप साहब भारत को बर्बाद कर रहे हैं। मुनीर साहब के साथ मिलकर लंबी मारक जो है क्षमता के अस्त्र तक अचानक बना रहे हैं और भारत को बर्बाद करवा रहे हैं। अब वो इनके दोस्त हैं। मैं ये आग्रह करता हूं, जैसे आपने डेरा बंगाल में डाल रखा है चुनाव जीतने के लिए, क्या आपका वित्त मंत्रालय, आपका जो रक्षा मंत्रालय और आपके जो गृह मंत्रालय सभी के अधिकारी जाकर के क्या व्हाइट हाउस में डेरा डालेंगे कि आप हमारी भारतीयों की रक्षा करें? हमारे भारतीय 1 करोड़ से ज्यादा तो खाड़ी देशों में परेशान है और हमारी 140 करोड़ जनता परेशान है। इसका रास्ता हमको दीजिए। हमारी कोई युद्ध नहीं किसी से। हमारी गैस पूरी आवे, हमारा तेल पूरा आवे, सही रेट पे आवे, हमारी खाद आवे, सही रेट पे आवे। आप रेट पर खाद खरीद रहे हैं, नामुमकिन है भारत के लोगों को बियर करना, लेकिन मोदी साहब इस देश को पूरी तरह से बेच चुके हैं क्योंकि इनकी कमजोरियों का पूरा रिकॉर्ड जो है ट्रंप ने रिकॉर्डेड बना रखा है। उसने इनको कह दिया कि अगर हमारे खिलाफ तुम बोले तो मैं तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा, ये तक इनको धमकी दी है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और दूसरे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। शर्माने की कोई बात नहीं है। आपने गलत काम किए होंगे, तब किए होंगे, भारत पे कोई गलत काम। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नाहिद जी, नाराजगी लोगों में है, दर्शकों में भी है, जो साफ तौर पर सामने आ रही है और अभी भी कहीं ना कहीं चीज़ें पूरी तरीके से पटरी पर नहीं लौट पाई हैं। आम जनजीवन जो है वो सामान्य रूप से नहीं चल पा रहा है और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा आज खुलकर सामने आ रहा है। क्या तेल और क्या गैस, शुरुआत में बहुत लंबी लाइनें थी, लाइनें अभी भी लग रही हैं, बस ये कि अब लोग समझ गए हैं, अब लोगों को आदत हो गई है, द न्यू नॉर्मल जैसी स्थिति हो गई है। सामान्य कब तक हो पाएंगी चीजें, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सामान्य तो अभी नहीं होगी क्योंकि जब तक कि ये सीज फायर प्रॉपरली नहीं होता, युद्ध विराम नहीं होता है, तब तक ये उम्मीद करना बेवजह की बात है। बस सवाल ये है कि भारत के पास ये देखना है कि स्टॉक कितना है और हर डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे वो प्रॉपरली लेकर के चलता है कि ये पैनिक स्थिति ना आए, ये लोग इसकी कालाबाजारी ना करें। ये सारा काम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका देखना अपने अपने जनपदों में। अब जैसे आप देखिए एम्बुलेंस का मामला था, अगर वहां का एसडीएम या डीएम चाहता तो वो इमीडिएट सरकारी एम्बुलेंस जो होती है उसको वहां पर पहुंचा देता और वहां से मरीज इमीडिएट शिफ्ट होकर के चला जाता। लेकिन ये काम करने की पहली का पर सवाल है कि अगर रात में आप घर जा चुके हैं तो आप कितना किसी कॉल को इंटरटेन कर रहे हैं। जिस तरह से एसडीएम ने कहा कि मुझे एक आम गाड़ी बताई गई थी, मुझे ये नहीं बताया गया एम्बुलेंस। अगर आम गाड़ी भी हो तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है आम नागरिक की? सवाल यही पैदा होता है। तो ये इस स्थिति को जब तक कि युद्ध विराम नहीं होता है, भारत को स्टॉक देखते हुए और सभी जनपदों के जो डीएम है, एसडीएम है, उन्हें इसको बहुत सुचारू रूप से लेकर के चलना पड़ेगा कि लोगों को दिक्कतें ना आए और लोग कालाबाजारी ना करें। ठीक है नाहिद जी, हम लौटेंगे आपके पास में, आपकी बात आ गई है और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी, आपने सुना नाहिद अकील जी लगातार वही मुद्दे उठा रही हैं और वही बात कह रही हैं और बलिया से हमारे संवाददाता कृष्णकांत हैं, उनका भी यही कहना है कि अभी भी सामान्य स्थिति नहीं है। 100-200 का पेट्रोल सामान्य रूप से दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा कोई मांगता है तो उसे मना किया जा रहा है और यही वजह है कि लोग डर जाते हैं और कहीं ना कहीं ज़्यादा भी लोग इसीलिए कोशिश करते हैं कि आप एक बार में भरा लें। अभी भी सामान्य स्थिति क्यों नहीं बन पा रही है? क्या 100-200 वाली स्थिति तो शुरुआती दिनों में थी, अब तो काफ़ी दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी इतना ही क्यों लोगों के सामने? ऐसा कोई नियम नहीं बनाया सरकार ने। अनम्यूट कीजिए प्लीज आप, आलोक वत्स जी। हो सकता है मैडम वाजपेयी उनके यहाँ टैंकर पहुंचने में कुछ दिक्कत हो गई हो या टैंकर कहीं रास्ते में खराब हो गया हो। ये पूरी सिस्टम को वहां के लोग ही पूरी तरीके से बता सकेंगे। लेकिन हाँ, जो आपने कहा
ओवरऑल कहीं दिक्कत नहीं है। मैं जिस शहर में रहता हूँ यहाँ कोई ऐसी पेट्रोल की राशनिंग नहीं हुई है और जितना पेट्रोल चाहिए मिल रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर हो सकता है कोई लोकल कारण से कोई एक्सीडेंट हो गया उस टैंकर का, या कुछ उसका खराब हो गया और रास्ते में या किस कारण से वो नहीं पहुंच पाया है वहां पे, ये वहां की प्रशासन ही बता सकेगी। और जब संज्ञान में आया है तो प्रशासन उसके प्रति पूरी तरीके से सचेत होकर उसको सुचारू रूप से चालू कराने की पूरी कवायद कर रही होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है शौकत अली जी, स्थानीय प्रशासन के काम करने से क्या सभी जगहों की, ये तो सिर्फ एक मामला है, क्या एक जगह के स्थानीय प्रशासन के एक्टिव हो जाने से सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी, आपको लग रहा है? गरिमा जी, ये स्थिति मुझे लगता है आज पूरे, क्योंकि राजधानी लखनऊ में मैं रहता हूँ गरिमा जी, और स्थिति ये थी कि कल रात में खत्म होने वाला है, को भी डीजल नहीं मिल रहा था। मैं 3 से 4 पेट्रोल पंप पर गया और रात में जब मुझे डीजल नहीं मिला तो मैं चुपचाप घर वापस आ गया, क्योंकि सुबह जो काम थे वो छोड़ दिए हम लोगों ने, ये सोचकर छोड़ दिए कि चलिए पता नहीं क्या स्थिति है, हो सकता हो कि कल मिल जाए। खैर बहरहाल दोबारा दोपहर में जाने के बाद मिल गया, मुझे डीजल मिला, लेकिन जो रात की स्थिति थी वो बड़ी खराब थी। तो ऐसी स्थिति अगर उत्तर प्रदेश के अंदर है कि कहीं अगर किसी को रास्ते में कोई व्यक्ति आ रहा है, किसी दूसरे जिले से आ रहा है, अगर उसको रात में अपने जिले फिर वापस जाना है, उसको डीजल या पेट्रोल नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में स्थिति खराब होगी। कोई एम्बुलेंस वाला है, किसी को इमरजेंसी हो सकती, किसी की पढ़ाई छूट सकती, किसी का एग्जाम छूट सकता है, किसी की नौकरी छूट सकती, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो छूट जाएंगी। तो कहीं ना कहीं स्थिति है ऐसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है ठीक है सर आपको रोक रहे हैं, माफी चाहेंगे। हम सीधा अपने दर्शकों को दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर राघव चड्ढा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात करने के लिए पहुंची। मुलाकात की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुलाकात उन सांसदों के साथ में जिनके साथ राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हुए। आप देखिए उनका स्वागत किया जा रहा है। तो मुंह मीठा कराकर भारतीय जनता पार्टी ने राघव चड्ढा का स्वागत किया। ये तस्वीर आप देखिए। हालांकि आपके लिए आज बड़ा नुकसान, बड़ी टूट आज सामने आई है आम आदमी पार्टी में। राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। संसदीय दल में बड़ी टूट, नितिन नबीन से मुलाकात की और मुंह मीठा कराकर उनका पार्टी में स्वागत किया गया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आम आदमी पार्टी में अब तक का ये सबसे बड़ा नुकसान कह सकते हैं, सबसे बड़ी टूट कह सकते हैं। कई साथियों के साथ राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हुए हैं और ये जो मनमुटाव था वो बहुत पहले से लगभग सामने आने लगा था, लेकिन औपचारिक ऐलान अब आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी टूट और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा भी कह सकते हैं। मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराकर नितिन नबीन ने भारतीय जनता पार्टी में राघव चड्ढा का स्वागत किया है। बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात और स्वागत की ये तस्वीरें। अपने साथियों के साथ में राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान अब तक की इसे सबसे बड़ी टूट के तौर पर देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी में, क्योंकि कई सांसदों के साथ में कई बड़े नामों के साथ राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और ये उसी मुलाकात की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं के साथ कुछ अन्य लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अब तक की सबसे बड़ी टूट और ये तस्वीरें, आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए जरूर बहुत बड़े नुकसान का दिन साबित हुआ। संदीप पाठक सहित कई बड़े नाम हैं जो राघव चड्ढा के साथ भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए।
और अशोक मित्तल ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये वही अशोक मित्तल हैं जिन्हें कुछ दिनों पहले ही रिप्लेस किया गया था, राघव चड्ढा को हटाया गया था और उनकी जगह पर अशोक मित्तल को आम आदमी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब वो भी बीजेपी के साथ हो चले हैं। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। नाहिद अकील साहब जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। नाहिद जी, सबसे बड़ी बात है कि किल्लत है तो उसे सामान्य करना होगा, स्थितियों को ठीक करना होगा, और क्योंकि अब तो ऐसा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है कि जो युद्ध भी चल रहा है दो बड़े देशों के बीच में, इनकी भी स्थिति धीरे धीरे थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन किल्लत क्यों नहीं थम रही है? ये खत्म क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्यों 100-200 का ही पेट्रोल अभी भी दिया जा रहा है? क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है जब हालात सामान्य हो रहे हैं, युद्ध भी खत्म होने को ऐसा प्रतीत हो रहा है कम से कम? ऐसा तो है नहीं कि युद्ध विराम हो गया है, युद्ध विराम नहीं हुआ है। अब जो तेल आ चुका था वो है, कितना है ये तो सरकार को डिक्लेयर करना चाहिए ना, कि आप जनता के नाम एक ब्लूप्रिंट देना चाहिए। मोदी जी आते संदेश देने के लिए तो तरह तरह के आ जाते महिलाओं को, महिला रिजर्वेशन बिल पे, लेकिन जनता के हित में कब संदेश देने आएंगे कि वो बताएं कि भाई दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है और क्योंकि तेल हमें उन्हीं से लेना है तो हमारे पास इतना स्टॉक है, तो जो जिस घर में 4 गाड़ियां हैं वो एक गाड़ी से ही निकले या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, ज्यादा गाड़ियां ना। एक होता है ना कि आप अगर देश के नागरिकों के प्रति गंभीर हैं तो आपके मन में ख्याल आएगा। हम लोग एनजीओ चलाते हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, अगर हमारे पास फंड नहीं होता तो हम लोग बताते हैं कि आपको भाई कैसे कैसे चलना है, क्योंकि ये समाज सेवा है, जरूरी नहीं कि हर वक्त हमारे पास पैसा हो। तो जो पूरे देश का मुखिया है उसने आज तक जनता के सामने कोई दिशा निर्देश ही नहीं दिया, तो इसलिए किल्लत हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि प्रभाव भी होता है प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखिए हर जनपद में वहां के विधायक सांसद होते, उनका अलग प्रभाव होता है। आपने तमाम न्यूज देखी होगी कि विधायक लोग पहुंचे और गैस एजेंसी पे जबरन सिलेंडर ले रहे थे तो वो पूरी एजेंसी खुला छोड़ के चला गया, भैया जाओ लूटो जितना ले सकते हो लो। तो तमाम चीजें हैं। तो देश के मुखिया को एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए और जनता के सामने आकर वही 8 बजे संदेश देना चाहिए कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, दुनिया में किसी से नहीं छुपी हुई है, हम विदेश नीति अपनी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारे पास ये कैसे कहा जा सकता है? इस तरह से संभल के चलना चाहिए। हम तो कहेंगे विदेश नीति हमारी अच्छी नहीं है, बहुत खराब हुई है और उसको सुधारना चाहिए। जिन देशों से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, जिनके बलबूते तेल लिया जा रहा है, या भारत मंदिरों में जो है नितिन याहू की फोटो लगा लगा के पूजा हो रही है उनके लिए। बहुत लोग कह रहे अरे ईरान कूटा जाए तो मजा आएगा। अरे हकीकत तो समझो अपनी कि तेल नहीं मिलेगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा, ना अस्पताल में मशीनें चलेंगी, ना रोड पे गाड़ियां मिलेंगी, ना सामान का इधर उधर आना जाना होगा। भाई फ्लाइट महंगी, ट्रेन महंगी, लोकल ट्रांसपोर्ट महंगा, खाना महंगा, हर चीज तो उसी पे निर्भर है। और वो छोटे छोटे लोग जो तमाम कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं दल जो बीजेपी का समर्थन करते हैं, वो ऐसा कहेंगे, हम कह दें कि वो कहेंगे 5000 तेल मिले, 5000 लीटर तो हम ले लेंगे। घर में शाम का चूल्हा जलना तय नहीं है कि जलेगा कि नहीं जलेगा, बातें बड़ी बड़ी कह रहे। तो इन सारे लोगों को रोकने के लिए भी तो एक गंभीर संदेश देना चाहिए कि तुम लोग अनाप शनाप ना बको, तेल वही दूसरे देशों से खा रहे हो तुम। ठीक है अशोक जी, अरे माफ कीजिएगा आलोक जी, गंभीरता नहीं है आरोप लगाया नाहिद जी ने। आपको लग रहा है कि जो बातें उनकी ओर से कही गई, इनका क्या जवाब है आपके पास में? देखिए, अब तो नाहिदा जी प्राइम मिनिस्टर का को क्या बोलना है ये भी बता रही हैं, जबकि ये लोग ये खामनेई की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं। ठीक है, बनी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस देश में किसी ने ऐसा नहीं कहा है जो आप कह रही हैं कि नेतन्याहू को यहाँ पर किसी मंदिर में स्थापित कर दिया हो। मंदिर में पूजा, अब खामनेई को मंदिर में स्थापित कर, आप कोई सिरफिरे की बात मत कीजिए। आप क्या बात करते हैं? मैंने कहा ना कि किसी सिरफिरे की बात मत कीजिए, एक नॉर्मल इंसान की बात कीजिए। आप खामनेई आपके लिए आपका पूर्वज हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं है। हमारे लिए नाहिद जी और राम ही हमारे पूर्वज। वैसे उनका ये कहने का मतलब नहीं था, आप शायद तो उनकी बात का सही तात्पर्य समझ नहीं पाए। आलोक जी, ये तो ये भी कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर बोले कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, इसलिए हम ये हो गए हैं। अरे हमने कहा भी कि ये कैसे संभव है, कि कैसे संभव है? हाँ, जहाँ विश्व में झंडा लहरा रहा है नरेंद्र मोदी का,
कि हर आदमी से आंख में आंख मिला के बातें कर लेता है। अरे एक पागल नाम का आदमी है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उससे पूरी मित्र दुनिया है हमारा। त्रस्त है। क्या वो जिस शख्स को आप ये कह रहे हैं, उस शख्स को आपकी पार्टी क्या कहती है पता है आपको? मैंने क्या कहा? हमारी पार्टी क्या कहती है? हमारी पार्टी ने उसके माय गुड फ्रेंड को नकारा है। हमारी पार्टी तटस्थ है, कुछ नहीं बोल रही है, तो ठीक है, क्या दिक्कत है? हर चीज में बोलना जरूरी है क्या? नहीं, पार्टी को लेकर तो बहुत कुछ बोला जा रहा है। मोदी जी को लेकर ट्रंप क्या कुछ बोल रहा है, क्या वो नहीं जानते? मोदी जी तो लगातार उसको यही कह रहे हैं कि भाई मेरा प्रिय मित्र, हमारे प्रिय मित्र, वो मित्रता की बातें कर रहे हैं, लेकिन सामने से किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है खुद हमारे प्रधानमंत्री के लिए, और वो हम अपने प्रधानमंत्री के लिए सुन रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि बीजेपी या कोई और है। हम आपसे दोस्ती की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो दोस्ती की बात करना क्या गलत है? हम प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, क्या ये गलत है? लेकिन दबाव में आना गलत है। आप विश्व गुरु कहते हैं तो फिर आप दबाव में कैसे आ सकते हैं? दबाव वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, कुल मिलाकर अगर दो देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति है भी और आप स्थितियों के सामान्य करने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं, बड़े प्रयास कर रहे हैं, तो स्थिति को उन पर काम कीजिए। और जो स्थिति आज देखिए ना, तेल की किल्लत के चलते एक शख्स किस तरीके से काल के गाल में समा गया, ये नहीं होना चाहिए था। आप सख्त नियम बनाइए, वापस से पटरी पर लाइए आम जनजीवन को। लोगों के आम जनमानस क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि उससे पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। 100-200 के पेट्रोल में जिनको लंबा सफर करना है वो परेशान होंगे ना। कई जगहों पर यह स्थिति सामने आई, तो उस पर रोक लगाइए। खैर, उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी आने वाले वक्त के साथ में। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाकी के मौजूद मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो किल्लत एक शख्स के लिए काल बन गई, क्योंकि पेट्रोल न मिलने के चलते उस शख्स जो एम्बुलेंस में था वो नहीं आगे बढ़ पाई और समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाई। यही वजह है कि उस शख्स की जान चली गई। वहीं साथ ही साथ गैस की भी किल्लत नजर आ रही है। लोग सड़कों पर सिलेंडर लेकर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका सिलेंडर मिलेगा और कब उनका जीवन पटरी पर वापस लौटेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी